ओके, होपफुली कि अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और मेरी वॉइस भी क्लियर सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। सो बेसिकली कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था डिटेल्स में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को लेकर के और उनके रेगुलेशंस को लेकर के एज वेल एज कौन कौन से स्टेप्स हैं जहाँ पे एटीपी आपका जनरेट होती है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे आपकी एटीपी क्या होती है कंज्यूम होती है, और कौन कौन से वो एंजाइम हैं जिनको जो कि रेगुलेशन में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, और उन एंजाइम्स के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटर का काम करेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल इनहिबिटर का काम करते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने क्या किया था, देखा था कल की क्लास में। सो बेसिकली हम लोग कल की जो क्लास जहाँ पे हम लोग कंक्लूड किए थे वहाँ पर आपने देखा था कि जो भी आपका पायरुविक एसिड इस ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे के थ्रू आपका बनता है, वो पायरुविक एसिड पहले क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, स्टाइल कोएंजाइम ए में। और स्टाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे एक एंजाइम आता है, इसका नाम है पीडीएच मींस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये पीडीएच अपने आप में क्या है, एक मल्टी यूनिट प्रोटीन होती है। इसमें आपने 3 यूनिट पढ़ा था, E1 E2 और E3। और उनके लिए क्या है, अलग अलग को फैक्टर्स होते हैं। तो ये अलग अलग यूनिट से मिल करके अलग अलग को फैक्टर वहाँ पे क्या करता है, काम करता है। और ये पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किसमें करेगा, दैट इज स्टाइल कोएंजाइम ए में। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड था, और अब इसका ब्रेकडाउन किसमें हुआ, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसको कि आपने नाम दिया था पायरुविक एसिड। जाना आपने कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड में क्या होता है, सिंथेसिस होती है। अब पायरुविक एसिड से भी बेसिकली क्या होगा, आपका डी कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब एक कार्बन का रिमूवल होगा इन द फॉर्म ऑफ अ CO2 मॉलिक्यूल। सो इसको आप ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन के नाम से भी जानते हैं। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए बेसिकली आपका क्या है, 2 कार्बन का कंटेन करने वाला कंपाउंड है। और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि आपका इनिशियल कंपाउंड माना जाता है फॉर द टीसीए साइकिल के लिए। सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली टीसीए साइकिल्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि टीसीए साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ से आपको एग्जाम्स में सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, सो पीसी साइकिल बेसिकली आपको यहाँ पे दिया जाता है, दैट मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी ये जाना जाता है। ये साइकिल एक 8 स्टेप का क्या है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, जिनमें इनिशियल जो कंपाउंड होता है आपका क्या है, दैट इज द स्टाइल कोएंजाइम ए। तीसरे साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पायरुविक एसिड आपका बना था, वो पायरुविक एसिड कैसे स्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ। और क्या वो कन्वर्जन, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए सपोज कि अभी यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई सेल है, और ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। तो आपने देखा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से पायरुविक एसिड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। ये आपका क्या है, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। और इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड था, अब कन्वर्ट किसमें हो गया, दैट इज द स्टाइल कोएंजाइम ए में। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है आप लोगों से कि ये स्टाइल कोएंजाइम ए में जो कन्वर्जन हो रहा है पायरुविक एसिड का, ये साइटोप्लाज्म में होगा या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अजीब। बताइए, जल्दी बताइए। पक्का? सवाल मेरा सिर्फ सिंपल सा है कि जो भी पायरुविक एसिड आपका साइटोप्लाज्म में बना, उस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और उसके थ्रू आपका बन क्या रहा है, दैट इज स्टाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन मेरा यही है कि ये जो प्रोसेस होगी कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू द स्टाइल कोएंजाइम ए, ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। हिना ने हिना ने आंसर किया, हिना ने आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में पक्का। अरे भाई, अभी ये पाथवे है नहीं, अभी तो पाथवे स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करेगा टीसीएस साइकिल में, और टीसीएस साइकिल आपका कहाँ पाया जाएगा, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया में। सवाल मेरा आप ध्यान से सुनिए,
मैंने आपसे एटीपी के बारे में नहीं पूछा, मैंने आपसे टीसी साइकिल के बारे में नहीं पूछा। मैंने सिर्फ पूछा है डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को लेकर के, जो कि आपका पायरुविक एसिड से बना के आ रहा है स्टाइल कोंजाइम ए। टाइम अभी भी है, अगर अपने अपने आंसर को चेंज करना तो आप कर सकते हैं। हाँ जी। कहाँ गया अमित? क्या अमित? माइटोकॉन्ड्रिया ही आंसर है अमित? लड़का गायब है आजकल। चलिए, ओके, वेरी गुड। तो आप सब लोग अपने अपने आंसर पे टिके हुए हैं, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में ही होना चाहिए, है ना? डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। और इससे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस, कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। पहले तो इसको देख लीजिए, जो कि कल क्लास में भी आपको बताया था। पायरुविक एसिड जो कि आपका 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, यहाँ से आपका एक कार्बन कंपाउंड दैट इज द CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपका यहाँ से निकल जाएगा, और ये CO2 मॉलिक्यूल जब निकलेगा 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। एक सवाल मेरा और भी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस जो CO2 निकला है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कौन सा कार्बन निकलेगा, तो क्या बताएंगे? हाँ जी। एक रेशियो बताया था आपको, 3:1:4:5:6 बोला था। तो ये अरे भाई, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कार्बन ये जो निकल रहा है ग्लूकोज के 6 कार्बन में से कौन कौन सा कार्बन है जो कि यहाँ पे निकला CO2 के फॉर्म में? आपको बताया गया था कि जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड ग्लूकोज के 6 कार्बन का स्प्लिटिंग होकर के बना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो ये वन वाले का फॉर्मेशन किससे हुआ है? या तो फोर्थ कार्बन से या तो थर्ड कार्बन से। इसका किससे हुआ है? या तो सेकंड कार्बन से या तो फिफ्थ कार्बन से। इसका किससे हुआ है? या तो फर्स्ट कार्बन से या तो 6 कार्बन से। बताया था ये वाला कॉम्बिनेशन, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में और ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। याद आया कुछ? अरे, यही तो पूछ रहा हूँ। पूछा गया है एग्जाम में सवाल, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में निकलने वाला कार्बन ग्लूकोज के कौन से कार्बन से आता है? आप यहाँ पे बताएंगे या तो 4 और या तो क्या होगा 3, मतलब थर्ड या फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन से निकलेगा CO2 मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पर आपको एक फिगर के हेल्प के थ्रू से दिखाया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे एक ट्रांसपोर्टर पाया जाता है, जिसके थ्रू आपका पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, एंटर करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पीडीएच एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, दिस वन, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में दो पोजीशन है, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, और एक क्या है? हाँ जी, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, है ना? आगे चल कर आप देखेंगे कि जो एटीपी को सिंथेसिस करने के लिए F1 मॉलिक्यूल्स आता है, तो F1 मॉलिक्यूल्स कहाँ पाया जाएगा? यानी क्रिस्टी पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि फोल्ड किया हुआ रहता है। इसी को आप बोलते हैं क्रिस्टी। क्या कोई बता सकता है मुझे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाया जाता है लाइक दैट, इस तरीके से, इसके पीछे का साइंटिफिक अप्रोच क्या है? ऐसे इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अगर ये ऐसे होता तो क्या दिक्कत हो जाता, जैसे बाकी सब में पाया जाता है? वेरी गुड। सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत क्यों है?
क्योंकि इन्हीं इन्हीं क्रिस्टी पे पाया जाता है आपका क्या, एटीपीएज एंजाइम। क्या पाया जाता है? एटीपीएज मीन्स एटीपी को बनाने वाला एंजाइम। जितना ज़्यादा आपके F1 पार्टिकल रहेंगे, क्रिस्टी रहेगा, उतना ज़्यादा ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे और एटीपी का जनरेशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। जैसा कि आप अपने लोअर क्लासेस में पढ़ कर के आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे रिएक्शंस होते हैं जिनसे कि आपका एटीपी जनरेट होता है। ओके। सो यहाँ पर आपको फिगर में क्या दिखाया जा रहा है? फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि आपका जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो, जो बना हुआ है ग्लाइकोलाइसिस में, साइटोसॉल में, ये कहाँ चले जाएगा, दैट इज द ट्रांसपोर्टर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपका क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, और इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से अब आपका क्या होगा, कन्वर्जन किस में होगा, दैट इज स्टाइल कोएंजाइम ए में। अब यही स्टाइल कोएंजाइम ए आपका मैट्रिक्स में क्या करेगा, इन्वॉल्व हो जाएगा टीसीए साइकिल में। सो पायरुविक एसिड का स्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन होना कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और पीडीएच डिहाइड्रोजिनेज मीन्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो लोकेशन होगा वो भी कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की एनाटॉमी भी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके। ये फिगर आपको दिख रहा है या फिर और जूम करूँ? थोड़ा जूम। अब ओके। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि आपका कन्वर्जन के प्रोसेस के थ्रू होकर के बना है, वो स्टाइल को एंजाइम एक क्या करेगा, इंटर करेगा टीसीए साइकिल में। और टीसीए साइकिल जैसा कि मैंने पहले बताया 8 स्टेप का साइक्लिक प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको स्टेप्स ये लिख रखे हैं, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड सिक्स स्टेप एंड सेवन्थ एंड एट्थ। तो ये 8 जो आपके स्टेप्स हैं, पहले इनके बारे में वन बाय वन देख लीजिए, फिर इसके बाद इनको डिटेल में ही पढ़ेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट किससे करेगा, ऑक्जेलो स्टेट से। ये 4 कार्बन का कंपाउंड, ये 2 कार्बन का कंपाउंड। ऑक्जेलो एसीटेट जो कि सेल में पहले से ही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि आपका सेल के ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू होकर के आता है। इन दोनों का यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन, मतलब कि जुड़ना, इकट्ठा होना। यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड जो कि ऑलरेडी पहले से था ऑक्जेलो स्टेट के फॉर्म में, जिसको कि आप ओ ए बोलते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि आपका बना है वहाँ से पायरुविक एसिड से, वो आएगा। तो ये दोनों ही आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे। इसका नाम होगा दैट इज द सिट्रेट। क्या होगा, सिट्रेट। इसको बनाने वाला जो एंजाइम होगा उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। सो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में सबसे फर्स्ट जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज नोन एज द सिट्रेट सिंथेज। इसका काम क्या है, कंडेंसेशन करना, किसका, 4 कार्बन और 2 कार्बन के कंपाउंड का या 2 कार्बन के मॉलिक्यूल का। यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए दिखा रहा है स्टेटमेंट आपको, क्लाइजेन कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। मिथाइल ग्रुप ऑफ स्टाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टेड टू द मिथेलिन इन द सिट्रेट। इस स्टाइल कोएंजाइम ए का, अब यहाँ पे जूम कर दिया तो पेन चलेगा नहीं, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ पहले, ताकि आपको पेन से समझा सकूँ। यहाँ पे स्टाइल कोएंजाइम ए का जो होगा ये मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप का क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है किसमें, मिथाइलिन में। किसमें हो रहा है, मिथाइलिन में। मिथाइलिन का मतलब हुआ कि वहाँ पे आपका अब जो बॉन्ड है उसका चेंजेज हो रहा है। यहाँ पे इन लग जा रहा है, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे इन लगा हुआ था, दैट मीन सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसी का क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, और यहाँ पे आपके 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, कौन कौन से, मिथाइल का और इसका, दैट इज द कार्बोनिल का। ये दोनों कार्बन जो कि आपको पिंक किया गया है, आ करके इन 4 कार्बन पे ऐसे क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है। तो 4 कार्बन किसका था, पहले ऑक्जेलो स्टेट का, और ये 2 इसका आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिट्रेट बन जाएगा। सेकंड वाले स्टेप को 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है, सेकंड ए सेकंड बी। यहाँ पे आपने देखा कि कंडेंसेशन रिएक्शंस होने के लिए सिट्रेट सिंथेज जो एंजाइम ने काम किया, एक वाटर मॉलिक्यूल भी क्या किया, यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है। क्या किया है, यूटिलाइज किया है। नेक्स्ट आपका जो रिएक्शंस है वो डिहाइड्रेशन का है। डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका निकल जाएगा। जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा था ये क्या होगा, आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो सिट्रेट एंजाइम से आपका क्या बनेगा, दैट इज द आइसोसिट्रेट या एकोनिट्रेट, राइट। तो यहाँ पे सिस एकोनिट्रेट बन रहा है, और इसके बाद आपको क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा। तो सेकंड ए वाला जो स्टेप होगा क्या बनेगा, सिस एकोनिट्रेट।
इसके लिए काम क्या करेगा, एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा, मतलब कि ये आपका दूसरा एंजाइम है, ये क्या था, आपका पहला एंजाइम था। सिस एकोनिटेड बनाने के बाद फिर से आपका क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और यहाँ पे फिर से आपका वही एंजाइम काम करेगा, दैट इज एकोनिटेज। और ये आपका फिर से क्या होगा, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, आइसोसिट्रेट में। याद रखिएगा, सिट्रेट में, आइसोसिट्रेट में और सिस एकोनिटेट में, इन तीनों का ही स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग सी एस आई आर के लिए जुड़े हैं वो ये ध्यान दें, इनका स्ट्रक्चर देकर के आपसे पूछा जाता है कि हाँ कौन सा सिट्रेट का, कौन सा आइसोसिट्रेट का, कौन सा सिस एकोनिटेट का है। और जो लोग सी पी टी एम के लिए जुड़े हुए हैं उनसे ड्रा करने की डिमांड की जा सकती है कि आप इनको ड्रा करके डिफ्रेंशिएट करके बताइए। यहाँ पे देखिए, अगर आप सिट्रेट में और सिस एकोनिटेट में डिफरेंस देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, बताइए ज़रा। यहाँ पे ये सी एच टू ओ एच है, यहाँ पे सी एच टू ओ एच है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ से ओ एच गायब है। क्या गायब है, ओ एच गायब है। इसके बाद सेकंड वाले कार्बन पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दैट इज द कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, मतलब एक दो तीन और ये चार कार्बन आपको ऐसे दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे चार कार्बन ये ऐसे दिख रहा था। अब यहाँ पे दोनों आपके क्या है, कार्बोनिल ग्रुप बन गए। इसके बाद आपका जो ये एच टू था इसका भी हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया है और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या शिफ्ट हो गया है। इसके साथ साथ में जब आप इसको आइसोसिएटेड वाले के देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। एक आपका कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे है, टर्मिनल पे। एक कार्बोनिल ग्रुप कहाँ के पे है, लास्ट पे। और एक कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे है, बीच में, मतलब बीच में एक तो गैप हो गया, ये वाला। तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाने के लिए जो एंजाइम काम करेगा उसको बोलते हैं एकोनिटेज। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपका, निकल जाता है। ओके, अब इस CO2 मॉलिक्यूल जो निकलेगा उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द डी कार्बोक्सिलेशन के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका आइसोसिट्रेट है, ओ एच ग्रुप ऑक्सीडाइड टू द कार्बोनिल ग्रुप which in turn facilitate decarboxylations by the stabilizing carbon ion formed and adjacent carbon। यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोनिल ग्रुप बनाता है और यही कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को फेवर करता है। तो यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल क्या हो गया, आपका निकल गया। कौन सा कार्बन निकला, ध्यान दीजिए, CH2 सी डबल ओ एच सी डबल ओ यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या था, एक C डबल O के फॉर्म में ये कंपाउंड था जो कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट वाला सेम है, ये हाइड्रोजन भी आपका सेम है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये C डबल O वाला का जो कंपाउंड है यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। CH2 आ गया और C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर CO2 पे नेगेटिव आ गया। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो टीसीए साइकिल का थर्ड स्टेप होता है। और इससे आपका बनता क्या है, आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटो ब्यूटारेट। क्या बनेगा, अल्फा कीटो ब्यूटारेट। ये आपका क्या है, पांच कार्बन का कंपाउंड है, एक दो तीन चार पाँच। इसके लिए जो एंजाइम आएगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज के नाम से एंजाइम काम करता है यहाँ पे। अभी अल्फा कीटोग्लूटारेट का क्या होगा, फिर से अगेन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, जहाँ पे एंजाइम क्या काम करेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या बनाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। क्या बनाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए आपका क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या है आपका, 5 कार्बन का कंपाउंड है। ये जो है आपका वो क्या, दैट इज 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये भी आपका क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये आपका क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। और ये आपका क्या है, दैट इज 2 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे एक फिर से CO2 मॉलिक्यूल निकला तो ये 4 कार्बन का बचेगा। और इसके बाद अब आपका क्या हो रहा होगा, सक्सिनल कोएंजाइम ए से अब क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा। और यही वो स्टेट है जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब अब यहाँ पे सबस्ट्रेट से एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होगा। सो सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनाने के लिए यहाँ पे आपका जो एंजाइम काम करता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। और इसके हेल्प से आपका यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपका जनरेट होता है। क्या होता है, जनरेट होता है।
जहाँ जहाँ कहीं पे भी आपका डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम किया होगा, वहाँ वहाँ पे क्या होगा, दैट इज द एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एनएडीएच का। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज है, और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज है। ये तीन जगह से क्या आएगा, आपका एनएडीएच आएगा। जहाँ पे आपका सिंथेटेज है वो आपको क्या देगा, दैट इज एटीपी देगा। और डिहाइड्रोजनेज जहाँ पे भी है, यहाँ से क्या आएगा, आपका एफ आएगा। तो एफ एन और एटीपी, ये तीन आपके क्या एनर्जी करेंसी होती हैं, जो कि टीसी साइकिल में बनते हैं। तो सक्सीन कोएंजाइम में से क्या बन जाएगा, दैट इज सक्सीनेट। और सक्सीनेट से फिर क्या बनेगा, फ्यूमरेट। डी का डिहाइड्रोजनेशन होता है, और फ्यूमरेट से क्या बन जाएगा, मैलेट। और मैलेट से क्या बन जाएगा, दैट इज द और जो एसीटेट, मतलब कि चार कार्बन का कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। फ्यूमरेज है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज है, सब्सट्रेट सिंथेज है, सब्सट्रेट डिहाइड्रोजनेज है, सब्सट्रेट कोएंजाइम में सिंथेटेज है। तो जो इनका प्रोडक्ट होगा या जो इनका सबस्ट्रेट होगा, उन्हीं के बेसिस पे इनका नामकरण क्या है, किया गया, इस नामकरण किया गया है। इस टीसीए साइकिल में देख करके आपको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। नंबर पहला, अगर आपकी बॉडी में टीसी साइकिल का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा। नंबर दूसरा, इस टीसीए साइकिल से सेल्स को कितना एटीपी का गेन हो रहा है, जो कितना माथा पच्ची कब से किया जा रहा है इसमें। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एटीपी पूल को लेकर के। एटीपी पूल कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये वाले स्टेप से मीन्स फ्यूमरेट से आपका क्या बनना, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। यहाँ पे आपका क्या होगा, एनएडीएच निकलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे है अल्फा कीटोन्यूट्रेट से सल्फोनिल कोएंजाइम ए, यहाँ पे आपका एनएडीएच निकलेगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोन्यूट्रेट बनाने के लिए, यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एटीपी निकलेगा। क्या निकलेगा, एटीपी निकलेगा, सॉरी एनएडीएच निकलेगा। तो एक टीसीए साइकिल में तीन क्या निकलेंगे, आपके एनएडीएच निकलेंगे। क्या निकलेंगे, एनएडीएच निकलेंगे। और आपका एक क्या होगा, एफएडीएच निकलेगा। और एक क्या होगा, आपका एटीपी निकलेगा। तो आपको मैंने कल ही बताया था, एफ ए डी एच इक्वल टू तीन एटीपी, एफ ए डी एच इक्वल टू एटीपी, और जी टी पी, ए टी पी, एम पी बराबर तो आपका एक टी पी हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तीन एन डी एच है, इसका मतलब 3 × 3 इक्वल टू 9 ATP मॉलिक्यूल हो गया। इसके बाद एक एफ ए डी एच है, तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 इक्वल टू 2। और एक जी टी पी है, तो 1 × 1 इक्वल टू 1। 9 2 11 और एक 13। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल राउंड, क्या, सिंगल राउंड ऑफ glycolysis TCA cycles will generate 13 ATP मॉलिक्यूल। 13 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपको जनरेट होगा कहाँ, टीसीए साइकिल के अंदर में। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा स्टाइल कोएंजाइम में, वहाँ भी आपका एटीपी क्या होता है, एनएडीएच क्या होता है, जनरेट होता है। लेकिन पहले टीसीए साइकिल फोकस करेंगे। यहाँ से सवाल आपसे दो तरीके से बनता है। नंबर पहला, टीसीए साइकिल में डायरेक्टली एटीपी के कितना सिंथेसिस होती है, मतलब एटीपी के फॉर्म में कितना मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। तो उसके लिए आप आंसर क्या करेंगे, दैट इज द 1। मतलब एक ही एटीपी है जो कि डायरेक्टली क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। बाकी सब के सब क्या होंगे, आपके एफ और एन के फॉर्म में क्या होते हैं, बनते हैं। तो एन और एफ आपस में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। और जब कन्वर्जन होगा इनका शटल सिस्टम के थ्रू, तो यहाँ पर आपके क्या बनेंगे, दैट इज द एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन करेंगे, और उनकी वैल्यू बराबर होती है इतने की। एक एन ए डी एच इक्वल टू 3 ATP, एक एफ ए डी एच इक्वल टू 2 ATP, और एक जी टी पी, और या फिर ए टी पी इक्वल टू क्या होगा आपका, दैट इज द एक ए टी पी माना जाता है। तो ये आपका पूरा एनर्जी का पुल है। कौन कौन से एंजाइम हैं आपने यहाँ पे देख लिया। इसके साथ साथ में आपने ये भी देखा कि कितने कार्बन से आपका बनना हो रहा है, कौन कौन से कार्बन का कंपाउंड आपका बन रहा है, और फाइनली फिर आपका चार कार्बन कंपाउंड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीसीए साइकिल इन ओवरव्यू पॉइंट। सो ओवरव्यू पॉइंट से आपने देख लिया कि टीसीए साइकिल आपका क्या है, कहाँ पे चलता है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स में एटीपी खर्च होती है, कौन कौन से एटीपी बन रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे क्या करें, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे क्या है, देख लिया।
थोड़ा हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे टीसी साइकिल को लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को टीसी साइकिल के बारे में अभी जो आइडिया दिया गया वो समझ में आया है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। चलिए अब है यहाँ पे आपका टीसीएस साइकिल को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की बारी। टीसीएस साइकिल जिसको कि आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि सिट्रिक एसिड साइकिल इज अ एम्फीबोलिक पाथवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एम्फीबोलिक का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? गुड। ऐसा पाथवे जिस पाथवे से कुछ लार्ज या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या हो, सिंथेसिस भी हो। और ऐसा पाथवे जिससे कि आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होकर क्या बने, दैट इज द स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इस तरीके के पाथवे को आप क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। सिट्रिक एसिड साइकिल बेसिकली एक ऐसा साइकिल है जहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स से लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी होता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होकर के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन भी होता है। कैसे होगा ये हम लोग बाद में भी देख लेंगे। द इंटायर सेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। पूरा का पूरा आपका जो सेट है 8 एंजाइम का, वो सारे के सारे एंजाइम आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो दैट इज वाई आप बोल सकते हैं कि एक्चुअल जो साइट है सिट्रिक एसिड साइकिल का, टीसीए साइकिल का, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही माना जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए डोनेट इट्स एसिटाइल ग्रुप to the donor to the 4 carbon compound oxaloacetate to form the 6 कार्बन एटम। टीसीए साइकिल में फर्स्ट कार्बन का या फर्स्ट जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, ऑक्सैलोएसिटेट होगा। और फर्स्ट जो कंपाउंड आपका बनेगा वो क्या होगा, दैट इज द सिट्रेट बनेगा। क्या बोलेगा, सिट्रेट। इसीलिए इसका नाम दिया गया सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या नाम दिया गया, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो पहला जो स्टेप का रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में बनने वाले जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, दैट इज द सिट्रेट है या सिट्रिक एसिड है, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। 4 कार्बन का 2 कार्बन का कंडेंसेशन होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो सिंथेसिस है वो बेसिकली कहाँ कहाँ से हो रहा है, फैट का डिग्रेडेशन होगा तब भी होगा, प्रोटीन का होगा तब भी होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा तब भी आपका ये मॉलिक्यूल्स क्या है, बनता रहेगा। इन ईच टर्न ऑफ द साइकिल, टीसीए साइकिल के एक साइकिल से क्या होगा, वन एसिटाइल ग्रुप मतलब 2 कार्बन एंटर्स एज एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लीव। मतलब कि 2 कार्बन के कंपाउंड के फॉर्म में एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, एंटर करता है और 2 मॉलिक्यूल CO2 का क्या होता है वहाँ पे निकल जाता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट इज यूज्ड टू फॉर्म सिट्रेट। एक सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट का जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है वो यूज होता है आपका क्या बनाने के लिए, दैट इज द सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि इस साइकिल का पहला स्टेप का प्रोडक्ट होता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट इज जनरेटेड, नो नेट रिमूवल ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट अकर्स। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसिटेट का क्या होगा, वो यूज टू फॉर्म सिट्रेट। सिट्रेट मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट क्या होगा, जनरेट होगा। और यहाँ पे कोई भी रिमूवल नहीं होता है ऑक्सैलोएसिटेट का, मीन्स OAA का। सिट्रिक एसिड साइकिल हैज 8 स्टेप्स। ये जो पूरा आपको प्रोसेस पीछे की तरफ दिखाया गया है ऐसे, यहाँ पे आपके क्या है, 8 स्टेप्स हैं। 4 ऑफ द लाइट स्टेप्स इन द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस आर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बताया गया कि 8 में से 4 आपके जो प्रोसेस हैं वो सब कैसे हैं, ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस हैं। ओके।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप जो है टीसी साइकिल का वो क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद ऑक्सिडल स्टेट टू फॉर्म सिट्रिक एसिड साइकिल, या सिट्रिक एसिड बना रहा है आपका किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का ओ ए से क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है। तो रिएक्शंस के दौरान आपको क्या बनेगा, दैट इज सिट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, catalyzed by citrate synthase. In this reaction, the methyl carbon of the acetyl group is joined to the carbonyl group of oxaloacetate. ऑक्जेलोस्टेट जो आपका बन रहा है उसके सेकंड कार्बन से आपका क्या जुड़ रहा है, दैट इज द एसिटाइल ग्रुप से वो मिथाइल जो कार्बन है वो जुड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्जेलोसिटेट है, ये आपका मिथाइल कार्बोनेट का कार्बन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, यहाँ पे ही आपका क्या बना, सिट्रेट बन रहा है। इसी को आप, इसी की बात आप ये कर रहा था आपको, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। ओके, तो इस तरीके से पहला आपका स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्जेलोस्टेट को सिट्रिक एसिड में बनाने के लिए सिट्रेट सिंथेज क्या करता है, काम करता है, और जिसके लिए आपका ये सब क्या है, प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं, फैक्टर्स है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ 6 कार्बन कंपाउंड, किसका, 6 कार्बन कंपाउंड का बनना इन द फॉर्म ऑफ दैट इज द सिट्रिक एसिड। ओके, यहाँ पे आप रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं कि सिट्रेट सिंथेज के पास क्या है और इसके बाद कैसे वो इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट्स पे एस्पार्टेट 375 पाया जाता है, और ये एस्पार्टेट और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं आपको, ऑक्जेलोस्टेट भी दिख रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी दिख रहा है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपका क्या करेगा, एस्पार्टेट क्या करेगा, बाइंड करेगा। यहाँ पे लिख रखा है द थायोस्टर लिंकेज इन द एसिटाइल कोएंजाइम ए activate the methyl hydrogens. Aspartate 375 abstract a proton from the methyl group, forming an elongate intermediate. The intermediate is stabilized by hydrogen bonding and to the proton by S20 274. That is the full protonation is shown here. मतलब आपको सिंपली ये बताया जा रहा है कि स्टाइल कोएंजाइम ए का जो होता है यहाँ पे आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप का डोनर होता है, और इस तरीके से आपका जो 4 कार्बन कंपाउंड था 6 कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, बन जाता है। तो उसके लिए कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कि सिट्रेट सिंथेज की एक्टिव साइट पर आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या देखा है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या होता है, एस्पार्ट होता है, एएसपी। यही फिगर आपको ये बताना चाह रहा है किस तरीके से क्या-क्या सारी चीज़ें हुई हैं। अगला स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट वाया सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट जो कि आपने देखा अभी जस्ट पहले कि ये कैसे बना हुआ था, अ, उसी मॉलिक्यूल के बारे में बात ये कर रहा है। एकोनिटेज कंटेन्स एन आयरन सल्फर सेंटर। एकोनिटेज एक ऐसा एंजाइम है, या एक कह सकते हैं कि हाँ एक ऐसा मॉलिक्यूलर सिस्टम में पाया जाने वाला जो कि क्या करता है, अपने आप को, मतलब उसका जो वो है अपने आप को एक छोटे से एरिया में क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, which act both in the binding of the substrate at the active site and in the catalytic additions or removal of H2O। ओके, तो ये जो आपका आयरन सल्फर सेंटर है वो क्या करता है, हेल्प करता है इनको अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए, एज वेल एज आपका जो आयरन का कंपाउंड होता है वो अलाउ नहीं करता है बाहरी किसी भी कंपाउंड को जाने से। ठीक है, हेलो, ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या बता रहा है, दोनों पॉइंट आपको बता रहा है कि सिस इक्विवेलेंट जो होता है वो आयरन सल्फर सेंटर कंटेन करता है, और ये आपका क्या काम करेगा, दैट इज द एक्ट बोथ इन द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट एंड द कैटालिटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ H2O। मतलब ये सबस्ट्रेट से बाइंडिंग करने में भी हेल्प करता है, एज वेल एज यहाँ पे वाटर का ऐड हो या वाटर का रिमूवल हो उसमें भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करेगा। नोन एज द मून लाइट एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बारी ये एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, और मोस्ट ऑफ टाइम पे एग्जाम में सवाल में गलतियां करके आप चले जाते हैं कि किस एंजाइम को मून लाइट एंजाइम्स नाम से जाना जाता है। सो अभी आप देख करके मुझे बताइए कि कौन से एंजाइम को मून लाइट के नाम से जाना जाएगा।
ओके, एकोनिटेज को बेसिकली आप क्या बोलेंगे, दैट इज द मून लाइट एंजाइम के नाम से जानते हैं। ओके, इट एक्ट बोथ एज एन एंजाइम एंड एज अ रेगुलेटर ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस। ये दोनों तरीके का काम करता है। पहला, ये एंजाइम के तरीके से भी काम करेगा, साथ साथ ये प्रोटीन के सिंथेसिस को भी रेगुलेट करने का क्या करता है, काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिट्रेट है, और ये इसका क्या है, एंजाइम का एक्टिव साइट है। एंजाइम के एक्टिव साइट और सिसेकोगेट के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ये वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली क्या है, दैट इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। ये क्या आपका एंजाइम का एक्टिव साइट है। इनके बीच में क्या है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहे हैं आयरन सल्फर वाले से। यही रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सिट्रेट से सिस एकोनिटेज का या एकोनिटेज किस तरीके से आपका बनाता है, और इंटरमीडिएट बनाने के बाद आपका कन्वर्ट किस में करेगा, दैट इज अ प्रोडक्ट में, मीन्स आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। आइसोसिट्रेट में और आपका सिट्रेट में कोई चेंजेस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, लेकिन ये ग्रुप क्या है, चेंज हो चुका है। राइट, ये अल्टर हो चुके हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C डबल CH2 C डबल है, और यहाँ पे आपका एक चीज़ की और कमी है। ये वाले ग्रुप का क्या सफलिंग हुई है, यहाँ पर आया, ये यहाँ पे गया। ठीक है ना। ये वाले ये वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक केस में क्या है, आपका यहाँ पर आ गया है। अगला वाले केस में उठ करके यहाँ पे चला गया है। अगला प्रोसेस है, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू द अल्फा कीटोब्यूटेरेट एंड CO2 मॉलिक्यूल्स। तो थर्ड स्टेप है आपका यहाँ पे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइजेस द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू फॉर्म अल्फा कीटोब्यूटेरेट। मतलब कि बता रहा है कि ये जो क्लास ऑफ एंजाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को ही क्या करेगा, का ही क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। और जैसे ही कैटालाइज करके ये बनाएगा, तुरंत तुरंत क्या करेगा, अल्फा कीटोब्यूटेरेट का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। कौन, जो कैटालाइज होने बाद रिएक्शंस में प्रोडक्ट आपका बना है वो। देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का यहाँ पे दो टाइप्स है सेल्स के अंदर में। ओनली रिक्वायरिंग NAD plus as electron acceptor and the other requiring NAD plus as a factor। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली NAD प्लस का जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ पे है, बहुत ही कम। कहाँ पे, इस वाले केस में, मतलब कि टीसी साइकिल में। बाकी सारे टाइम पे आपका NAD प्लस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, ऑक्सैलिक सक्सिनेट बनेगा। ऑक्सैलिक सक्सिनेट से क्या बनेगा, आपका यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इसके बाद फिर आपका क्या बन जाएगा, दैट इज द अल्फा कीटोब्यूटेरेट के नाम से जाना जाता है। तो अल्फा कीटोब्यूटेरेट आपका कैसे बन रहा है, क्या काम कर रहा है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। जल्दी देखिए फिगर को, बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रही है। डिकार्बोनेशन हो गया, और दे रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कहाँ पे लिखा, दोनों साथ में काम कर रहा है। आपने सवाल पूछा है कि काइनेज और, सवाल क्या है। ओके, डिहाइड्रोजिनेज एंड डीकार्बोक्सिलेशंस एक साथ में हो रही है, ये देना, ये बताना आपको। चलिए, आइसोसिट्रेट यहाँ पे कंपाउंड है, और यहाँ पे ये CO2 मॉलिक्यूल्स के तरीके से क्या हो रहा है, निकल रहा है, जो कि आगे आगे चल करके निकल भी जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, दैट इज द ऑक्सैलिक सक्सिनेट बनेगा, और इस ऑक्सैलिक सक्सिनेट से फिर कन्वर्जन किस में हो जाएगा, दैट इज द अल्फा कीटोब्यूटेरेट से, जो कि अलग अलग स्टेप्स के रिएक्शन यहाँ पे हो गए। ओके,
ये केमिस्ट्री में थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि किस भाषा में ये बोल रहा है, किस तरीके से क्या-क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल CO2 मॉलिक्यूल्स आपका निकलेगा, इसलिए अलग कलर दे दिया गया। यहाँ पे ये सबको अलग-अलग कलर दिया गया ताकि हाइड्रोजन पता चलता रहे कि हाँ, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनल कोएंजाइम ए एंड CO2 मॉलिक्यूल्स। सेम आपका यहाँ पे भी वही होगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड टू सक्सिनल कोएंजाइम ए बहुत आसानी से by the action of glutarate अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे फिर से आपका एक एंजाइम एक्स्ट्रा आ गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि Na D प्लस सर्व एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कोएंजाइम ए इज द कैरियर ऑफ कोएंजाइम ए। तो इस केस में Na D जो प्लस होगा वो हमेशा वो हमारे लिए क्या मतलब सेल्स के लिए क्या काम करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में, क्योंकि इसके पास क्या प्लस है। और स्टाइल कोएंजाइम ए काम कैसा करेगा, सक्सिनल ग्रुप के रूप में। सक्सिनल ग्रुप क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। तो दोनों ही ग्रुप बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द Na D प्लस। तो Na D प्लस क्या करेगा, सर्व करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में, और ये सर्व करेगा एज अ कैरियर ऑफ सक्सिनल ग्रुप के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट है, और यहाँ पे आपका CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपका निकल जाएगा। इसके बाद आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज सक्सिनल कोएंजाइम ए। यही है आपका सक्सिनल ग्रुप। सक्सिनल ग्रुप जो आपका होगा वो बेसिकली क्या करता है, करियर कोएंजाइम ए जो होगा इसका इसको कैरी आउट करने का काम करता है, और यही आपको उसको आगे चलकर क्या करेगा, रिएक्शंस में ट्रांसफर करेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर रिएक्शन नंबर 4 में आपका क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, अल्फा कीटोग्लूटारेट का, और इसके बाद बन क्या रहा, दैट इज द सक्सिनल कोएंजाइम ए और CO2 मॉलिक्यूल। जहाँ जहाँ कहीं पे CO2 मॉलिक्यूल्स का रिलीजिंग हो रहा होगा, वहाँ वहाँ पे आप उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या बना, सक्सिनल कोएंजाइम ए बन रहा है। इसके लिए जो एंजाइम है दैट इज द अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और ये वाला कार्बन आपका क्या होगा, यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स का निकल जाएगा। तो ये फोर्थ स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। और सक्सिनल कोएंजाइम ए जो कि अभी बना है, इसका कन्वर्जन किस में होगा, सक्सिनेट में होगा, और यहाँ पे आपको ATP या GTP बनते हुए दिखाई दे जाएगी। सक्सिनल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, और ऐसा करके बेसिकली एक GTP मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा, सिंथेसिस करता है। ओके, ये है आपका सक्सिनल कोएंजाइम ए, और ये है आपका क्या है, सक्सिनेट। 1 2 3 4 चारों कार्बन, 4 कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट एंड लास्ट वाले ग्रुप पे क्या आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और यहाँ पे जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपका क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, और क्या लगा है, दैट इज द एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सल्फाइड ग्रुप। सो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, सक्सिनेट एसिड या सक्सिनेट जिसको आप बोलते हैं। छठवा आपका स्टेप्स है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू द फ्यूमरेट। और इसको कटलाइज करने के लिए आपका यहाँ पे एंजाइम आएगा, जिसका नाम बेसिकली भी आप देख पाएंगे। द सक्सिनेट फॉर्म्ड फ्रॉम सक्सिनल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज टू फ्यूमरेट। जो भी आपका सक्सिनल कोएंजाइम है वो उससे क्या बनेगा, दैट इज फ्यूमरेट बन जाएगा, जिसका और जिस एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस होगी उसको आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं। Succinate dehydrogenase is tightly bound to the mitochondrial inner membrane। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी एंजाइम्स माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे भैया, माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये है आपका क्या, दैट इज द मैट्रिक्स। और ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस एंजाइम को छोड़ के, किसको, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ करके ऑल द अदर एंजाइम्स इन्वॉल्व इन टीसीएस साइकिल्स विल फाउंड इन अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होते हैं, बाकी सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो आपका इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, अटैच्ड होता है, मीन्स लगा हुआ होता है। तो अकेलौता यही एंजाइम है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ टीसीएस साइकिल इज लिंक्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आपका वो एंजाइम है टीसी साइकिल का जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होकर के कहाँ में पाया जा रहा है, दैट इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो आप आंसर क्या करेंगे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है भैया, इसका काम है कि कन्वर्ट करेगा किसको, दैट इज द सक्सिनेट को किसमें, दैट इज द फ्यूमरेट में। तो यहाँ पर आप इसको रिएक्शंस को देख पाएंगे। तो इसका रिएक्शन आपका ये है कि सक्सिनेट आपका जो कि बना है किससे, सक्सिनेट कोएंजाइम ए से, उस सक्सिनेट मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा, यहाँ पे कन्वर्जन करेगा फ्यूमरेट में। और इसके लिए जो एंजाइम आपका लग रहा है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जब आपको नोट्स ये मिलेगा तो इस नोट्स में आप यहाँ पे ऐसा लिख लीजिएगा, यहीं पे नीचे की तरफ, लिंक्ड टू या अटैच टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपको हमेशा याद रहेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिख लीजिएगा जब आपको नोट्स में पीडीएफ मिलेगा। तो यहाँ पे चूंकि ये डिहाइड्रोजिनेज है तो यहाँ पे आपका FAD से FADH2 मॉलिक्यूल का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। इसके लिए जो दोनों हाइड्रोजन आया वो कहाँ से आया, सक्सिनेट के इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से, मतलब सेकेंड और थर्ड वाले कार्बन से आपका क्या है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये देखिए एक तरीके से आपका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में समझाने के लिए। ये स्ट्रक्चर जो है आपका एक तरीके का लीनियर है, जबकि ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है कैसा है, दैट इज द ट्रांसफॉर्म है। कैसा है, ट्रांसफॉर्म। आपको दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई जाती है, दैट इज सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर ये दोनों ग्रुप, अगर ये हाइड्रोजन उठाकर मैं यहाँ पे कर दूं और ये उठाकर के मैं यहाँ पे कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। जबकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, दैट इज ए ट्रांसफॉर्म। सेम काइंड के ग्रुप आपके अपोजिट डायरेक्शन से पाए जाए तो उसको आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ओके, सो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आपका जो एंजाइम है वो बेसिकली आपका कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे, ना कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट है हाइड्रेशन ऑफ अ फ्यूमरेट टू द मैलेट। फ्यूमरेट से आपका क्या बनेगा, मैलेट बनेगा। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है फ्यूमरेट टू द अल मैलेट, और फ्यूमरेट से आपको क्या होगा, अल मैलेट में मीन्स मैलेट मॉलिक्यूल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा और कैटालाइज होगा बाय द फ्यूमरेज। एक एंजाइम है जो कि जिसके लिए सबस्ट्रेट है बेसिकली फ्यूमरेट, तो उसी पे काम कर रहा है, दैट इज इसका नाम पड़ गया फ्यूमरेज। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्यूमरेट जो कि आपका सबस्ट्रेट है, फ्यूमरेज जो कि आपका एंजाइम है, और फ्यूमरेज आपका जो कि एंजाइम है जिससे कि आपका मैलेट का सिंथेसिस हो रहा है। तो मैलेट का बनना आपका 2 स्टेप्स का प्रोसेस है, जो कि इसको आप जनरली बुक में ऐसे डायरेक्टली देखने को मिलता है, यहाँ से लेकर के यहाँ आपको बन जाएगा, ये एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर जाएगा, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है, यह 2 स्टेप का प्रोसेस है। सो फ्यूमरेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका एंजाइम है और ये मैलेट को बना रहा है। तो मैलेट अब भी आपका क्या है, एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, जैसा कि पहले भी फ्यूमरेट था। नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अ मैलेट टू द ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट में क्या होगा, फाइनली ये ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसके साथ साथ में इनका काम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि एल मैलेट जो कि आपका 7th स्टेप में बना हुआ था, उस एल मैलेट का मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ में क्या होता है कि रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद आपको क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट जो कि आपके सेल्स में पहले से ही था, उसमें अब एक नंबर क्या होगा, आपका बढ़ोतरी हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि टीसीएस साइकिल में 8 स्टेप्स होते हैं, हर पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और सारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बेसिकली क्या होगा, आपका इतने सारे पाथवे से होकर के चलेंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो 8 स्टेप्स हैं उनका क्या मीन है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा-सा इनके इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आएँगे एनर्जी के बैलेंस शीट पे कि किस तरीके से एनर्जी बैलेंस चल रही है। प्रोडक्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, कौन-कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं, जिनको कि बैक्टीरिया क्या करता है,
बनाता है, सॉरी, मतलब जिनको कि प्लांट की बॉडी में ये प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो या फिर एरोबिक आपके कोई भी माइक्रोब्स हो उनकी बॉडी में जो है ये बनेगा। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू कौन-कौन सी चीज़ें बनेंगी, यहाँ पे आप इसको फिगर्स से क्या कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं। ये फिगर आपको दिखा रहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका जो कि इनिशियल और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है और इसके लिए सबस्ट्रेट आपका क्या होगा, ऑक्सीजन। इन दोनों का कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, आपका सिट्रेट बनेगा। फिर इसके बाद आपका क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा। फिर इसके बाद क्या बनेगा, अल्फा कीटोकेट्रेट बनेगा। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा, फिर सक्सिनेट बनेगा, फिर फ्यूमेनेट बनेगा, फिर मैलेट बनेगा, फिर से आपका ग्लोस्टेट बन जाएगा। तो इस तरीके की साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी, आपकी चलती रहेगी। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोकेट्रेट आपका बनेगा तो उस टाइम पे एनएडीएच निकलेगा और CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा। अल्फा कीटोकेट्रेट से जब आपका कन्वर्जन किस में हो रहा है, स्टाइल कोंजाइम सक्सिनिल कोंजाइम ए में, वहाँ पे भी फिर से क्या हो रहा है, आपका एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन सिंथेसिस हो रही है। सक्सिनिल कोंजाइम ए से जब आपका बनेगा क्या, दैट इज सक्सिनेट, तो वहाँ पे जीटीपी या एडीपी मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है। और सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा तो FADH2 और मैलेट से अगेलोस्टेट बनेगा तो NADH बनता है। तो ये आपके क्या हैं, प्रोडक्ट हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, कि कौन-कौन से मॉलिक्यूल, कितना CO2, कितना कुछ क्या अलग है, वो यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दिखाई गई। ये फिगर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा फिगर आप ऐसे अपने मतलब जो भी आपका नोट्स है, जो भी आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जहाँ भी कुछ करते हैं, ऐसा बना करके अपने हिसाब से उसको कलराइज़ कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको चीज़ें समझ में भी अच्छे से आ जाएँगी। तो देखेंगे एनर्जी बैलेंस शीट को लेकर के कि कहाँ-कहाँ पे एटीपी और जीडीपी और एफएडीएच या एनएडीएच मॉलिक्यूल्स आपके बने हुए हैं और उनके बेसिस पे क्या-क्या चीज़ें आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है स्टाइकोमेट्रिक कोएंजाइम रिडक्शंस एंड एटीपी फॉर्मेशन इन द एरोबिक कंडीशंस, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वाया ग्लाइकोलाइसिस एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्सेस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस। ये आपके स्टेप्स हैं जिनके थ्रू होकर के आपको जाना होता है और आप उन्हीं से इनके हर एक प्रोसेस में निकलने वाले एटीपी मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर पहला, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एक एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन है क्योंकि ये खर्च हो जाती है। नंबर ऑफ एटीपी रिड्यूस्ड और कोएंजाइम डायरेक्टली फॉर्म्ड, नंबर ऑफ एटीपी अल्टीमेटली फॉर्म, कितना बन रहा है। सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनेगा तो यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनेगा तो भी आपका यहाँ पे क्या होगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल निकलेगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जब बनेगा तब भी आपका क्या होगा, दैट इज द NADH मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, सिंथेसिस होगी, राइट। सो एक NADH मॉलिक्यूल से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दैट इज द 3, मतलब कि या तो हो सकता है 3 बनेगा और या तो अगर दोनों का देखेंगे तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तो और 2.5 की से क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से आपको क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज द 3 फॉस्फोग्लिसरेट का 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 2 एटीपी मॉलिक्यूल दिख रहा है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल से क्या होगा, आपका फायदा होगा। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनाने के लिए भी 2 एटीपी क्या होगा, फायदा होगा। तो टोटल बना कितना भैया, 4, और खर्च कितना हुआ भैया आपका 2। तो 2 माइनस और 4 प्लस, तो इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 ही ग्लाइकोलिसिस की पाथवे में एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, इसका अच्छे तरीके से आपको अंदाजा है। पाइरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होना भी आपका एटीपी NADH मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। 2 NADH मॉलिक्यूल निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है, जैसा कि आपने जाना हुआ है। तो यहाँ पे 2 NADH मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे और इन दो का मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 होता है एक NADH का मतलब, तो उसका डबल कितना हो जाएगा, दैट इज 5। इसके साथ-साथ में आइसोसिट्रेट से, ये वो जो छोटा वाला रिएक्शन था, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोकेट्रेट में कन्वर्जन होने के टाइम पे भी 2 NADH मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, सिंथेसिस होगा और ये 2 NADH बराबर वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 5 एटीपी मॉलिक्यूल। इसके बाद अल्फा कीटोकेट्रेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए के लिए भी 2 NADH बनेगा, 2 NADH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 5। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनेगा। ऐसा करने के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 2 जीटीपी या जो जीडीपी मॉलिक्यूल्स आपका बन जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द मैलेट, और सक्सिनेट से फ्यूमरेट और फ्यूमरेट मैलेट से फिर ऑक्सिडाइज्ड स्टेट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली आपको दिखाई देगा कि ग्लाइकोलिसिस से और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान
बनने वाले एनएडीएच और एटीपी या जीटीपी या एफएडीएस को कन्वर्ट करके अगर उसको निकाला जाएगा तो बेसिकली आपका 30 या 32 अमाइनो एसिड का टोटल आपका आता है। और जिसमें आप शटल सिस्टम पढ़ेंगे तो शटल सिस्टम में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर इस वाले से जाएगा तो अलग रेट बनती है, और अगर उस वाले से यूज होगा तो अलग रेट बनती है। लेकिन हालांकि वो कॉन्सेप्ट अभी आपको आगे भी पढ़ने को देखने को मिलेगा कि ये आपका एनएडीएच का और एफएडीएच का क्या कॉन्सेप्ट है। एफएडीएच के लिए 2 एटीपी या 1.5 एटीपी, एनएडीएच के लिए 3 एटीपी या 2.5 एटीपी, बस इतना सा फर्क है, 0.5 का। ओके, तो ये बैलेंस शीट आपने यहाँ पे देखा और आपको बताया गया कि अलग अलग जो पाथवेज मतलब अलग अलग जो साइकिल्स हैं उनसे कैसे होता हुआ ये आपका एनर्जी बैलेंस आपका हो पा रहा है। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस से लेकर के, दैट इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से लेकर के, टीसीएस साइकिल से लेकर के, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लेकर के। व्हाई टीसीएस साइकिल इज नोन एज द एम्फीबोलिक साइकिल। टीसीएस साइकिल को एम्फीबोलिक साइकिल आप क्यों बोलते हैं, जैसा कि आपने आंसर बता दिया कि सर यहाँ पे सिंथेसिस भी हो रहा है, डिग्रेडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम एम्फीबोलिक साइकिल के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये किस किस मॉलिक्यूल्स में क्या क्या तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, कौन कौन से इसके यूजेस हैं। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से आपका क्या बन सकता है, पायरुवेट, फॉस्फोनिल पायरुवेट, और फॉस्फोनिल पायरुवेट से क्या बन सकता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब कभी भी आप बहुत स्टार्वेशन कंडीशन में रहेंगे तो पीईपी मॉलिक्यूल्स क्या करे, कन्वर्ट किस में कर देगा, दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं यही पीईपी से क्या क्या बन सकता है, सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, फ्रेनिलीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये आपके सब क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दिखाया जा रहा है कि पीईपी आपका कन्वर्ट किस में हो सकता है, ऑक्सोलोस्टेट में, और इस ऑक्सोलोस्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट क्या होगा, दैट इज द स्पार्टेट एंड एस्पराजीन एंड पायरिमिडीन। ये आपका ऑक्सोलोस्टेट से बनने वाले क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। पीपी कार्बोरेज यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा, और इनका तो बेसिकली यही काम होगा कि यहाँ से आना, इस तरीके से रिवर्स होते रहेंगे। बाकी आपका अगेलोस्टेरॉइड ये रिएक्शन से पार्टिसिपेट करता रहेगा। मैरिट वाला जो है वहाँ पे भी आपका मैलिक एसिड या मैलिक एंजाइम क्या करता है, काम करेगा, जो कि उससे आया हुआ है। तो इस तरीके से आपके कई सारे मॉलिक्यूल्स जो कि आपके यहाँ बन रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पे बिगड़ रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो सारे यहाँ पे क्या किए गए हैं, लिस्ट किए गए हैं। आप इनको देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जहाँ से आप सिट्रिक एसिड साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं, या उनका उनका जो कंट्रोल है, दैट मीन्स कि उनके ऊपर इनहिबिटर का फर्क ना पड़े, वो यहाँ से आप जान पाएंगे। फिगर दिखाई दे रहा है या फिर जूम करूँ, बताइए। अच्छा, ओके, तो मतलब ज़ूम करने की ज़रूरत नहीं है। सो पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि रेगुलेशन कहाँ-कहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से। जिस पे आपका क्रॉस साइन लगा हुआ है इसका मतलब इनहिबिटर है, जिस पे आपका ग्रीन ट्रायंगल बना हुआ है वो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेटर है। तो पायरुवेट से जब आपका स्टाइल कोएंजाइम ए बन रहा होगा, उस टाइम पे आपका काम क्या करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको कि आप पीडीएच के नाम से जानते हैं। अब ये पीडीएच एंजाइम के लिए एएमपी, सीओए, एनएडी प्लस और सी ए डबल प्लस जो होगा वो इनहिबिटर का नहीं, एक्टिवेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक्टिवेटर का। एटीपी, स्टाइल कोएंजाइम ए, और एनएडीएच या फैटी एसिड, ये क्या होंगे, आपके इनहिबिटर का काम होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब आपका एंटर कर रहा होगा ऑक्सोलोस्टेट के साथ में रिएक्शन करके बनाने के लिए सिट्रेट, तो यहाँ पे आपका जो एक्टिवेटर और आपका जो इनहिबिटर होगा वो क्या होगा, एडीपी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके एक्टिवेटर होंगे। बाकी एनएडीएस, कोएंजाइम सिट्रेट, या आपकी सब क्या होंगे, दैट इज द इनहिबिटर होंगे। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि किसी भी प्रोसेस के लिए उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कभी कभी इनहिबिटर का काम करता है, इसको क्या फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सिट्रेट बन गया, फिर आइसोसिट्रेट बन जाएगा। आइसोसिट्रेट के लिए मतलब आइसोसिट्रेट से जो आपका अल्फा कीटोकेटरेट बनता है, उसके लिए जो एंजाइम है उसका नाम दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, राइट। और इस कॉम्प्लेक्स के लिए कैल्शियम प्लस ईडीपी क्या करेगा, काम करेगा कैसा, दैट इज द पॉजिटिव साइन में, और एटीपी काम कैसा करेगा, दैट इज द नेगेटिव साइन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है
अल्फा क्यूटो डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी आपका सस्टेनिंग कोएंजाइम ANADH प्लस आपका क्या है, दैट इज नेगेटिव रेगुलेटर है या नेगेटिव रेगुलेट कर सकता है, और कैल्शियम में पॉजिटिव आपको क्या है, दैट इज अ पॉजिटिव रेगुलेशन है। तो एक एंजाइम, दो एंजाइम, तीन एंजाइम, एंजाइम यहाँ पे तो नहीं है, तीन, और एक यहाँ पे आपका दैट इज द फोर। चार ऐसे स्टेप्स हैं जहां से आपको टीसी साइकिल के रेगुलेशन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप टीसी साइकिल को पूरा बनाएं, इलस्ट्रेट करें, उनके एंजाइम सब स्टेट को अच्छे तरीके से लिख करके समझाइए। ओके। अरे स्लाइड बंद हो गया क्या? अच्छा, ओके ओके। ऐसा कैसे हो गया जी? अभी दिख रहा है? सही, ओके। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत। ओके, सो बेसिकली आपका सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, कहाँ पे चल रहा है, कौन-कौन से वो एंजाइम हैं, और कौन-कौन से वो स्टेप्स हैं जहाँ से आपका एफएडीएच और एनएडीएच या फिर आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होता है, और कौन-कौन से वो एंजाइम हैं जहाँ पे कि कोई चीज़ इनहिबिट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। ये सारे पॉइंट पर आपको ध्यान रखना होगा और आपको उस पे प्रैक्टिस करनी रहेगी। टीसीए साइकिल क्या है, उसके लिए क्या चाहिए? टीसीए साइकिल से पहले आपको पीडीएस पढ़ना पड़ता है। पीडीएस में आप पूरा पढ़ करके जाते हैं कि हाँ, ये आपके इसके यूनिट होते हैं, और इस तरीके से पाइरूवेट का कन्वर्जन कहाँ पे होगा, दैट इज द एस्टाइल कोएंजाइम ए में। और एस्टाइल कोएंजाइम ए जो कि आपका टी साइकिल में एंटर करेगा, वो क्या क्या करेगा। सो आपने क्या क्या चीज़ देख लिया, दैट इज टीसी साइकिल है क्या चीज़, टीसी साइकिल के बारे में, टीसी साइकिल का आपका रेगुलेशन कि किस तरीके से उसके कौन-कौन से पार्ट हैं जो कि रेगुलेट करेंगे, मतलब कौन-कौन से हैं जो कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर हैं। ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को अगर आप ऐसे एज इट इज़ से प्रिंट भी करा लोगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छे से अपने रूम में आप ऐसे पेस्ट कर दीजिए टेबल पे, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है, तो आप आसानी से इसको देख-देख के सिंबॉलिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाएँगे। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि चूँकि ये सारे जो प्रोसेस हैं, चाहे वो आपका ग्लाइकोलाइसिस है या फिर आपका टीसी साइकिल है, इन सब का अल्टीमेटली गोल क्या है? एटीपी को बनाना, है ना? तो इस दोनों प्रोसेस के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या काम करेगा, एज ए इनहिबिटर काम करेगा। अगर आपके सेल्स में एटीपी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली एटीपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उन सारे प्रोसेस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जिन प्रोसेस से आपकी एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। सिंपल सी बात है। एडीपी, एएमपी, चूंकि वो आपके क्या है, एटीपी को बनाने में हेल्प करते हैं, दैट इज वाई आप आंख बंद करके याद रखिएगा कि एएमपी और एडीपी ये आपके क्या होंगे, एक्टिवेटर ही कहलाएंगे। एक्टिवेटर के जैसे ही क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है जी। सो बेसिकली आप लोगों ने सब पूरा आपका टीसी साइकिल जो था उसके बारे में देख लिया, समझ भी लिया कि टीसी साइकिल क्या है, किस तरीके से कौन कौन से उसके पार्ट हैं, और क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लिया, देख भी लिया कि हाँ कैसे क्या है कहानी। अगर कहीं पे किसी कुछ डाउट है तो अपना क्वेरी कर सकता है, पूछ सकता है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। याद रखिएगा, बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने वाली होती हैं। आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा स्टेप में, देखिए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ से याद करने के लिए मिल सकता है। नंबर पहला, कौन कौन सा स्टेप्स है जहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, इन्वॉल्व मतलब कि रिमूवल हो रहा है, राइट? तो आपको पहले तो ये ध्यान देना होगा। ओके, कौन-कौन से स्टेप्स हैं यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। एक स्टेप तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है। दूसरा स्टेप कहीं आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल यहाँ पे कहाँ-कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लग रहा है, तो एक स्टेप आपका ये है, एक स्टेप आपका ये है, एक स्टेप आपका ये है। तो 3 जगह पे क्या हो रहा है, आपका हाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रेशन रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जा रहे हैं। जबकि एक जगह पे क्या हो रहा है, दैट इज़ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है।
राइट। इसके साथ साथ ये पूछा था पूरे टीसीएस साइकिल में कितने जगह पे CO2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, कौन कौन से वो एंजाइम हैं जिनके द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस कैटालाइज किया जाता है। तो एक CO2 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे और एक CO2 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि दो आपके क्या है CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकलते हैं। और वैसे भी आपको दिमाग में क्या रखना है, इसका लॉजिक कैसे आप समझेंगे। आपने पढ़ा था कि OAA ऑक्सियल स्टेट क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। जब प्लस इससे स्टाइल कोएंजाइम ए का जब एडिशन हुआ तो ये 2 कार्बन कंपाउंड था, तो ये क्या बन गया, 6 कार्बन कंपाउंड। क्या बन गया, 6 कार्बन कंपाउंड। तीसरे साइकिल से लास्ट में फिर से क्या बनेगा, ऑक्सियल स्टेट बनेगा। बनेगा, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब कि जो ये कंडेंसेशन होने के बाद 6 कार्बन कंपाउंड बना है, इनसे अल्टीमेटली क्या होगा, 2 कार्बन तो निकलेगा, तभी जाकर 4 बन पाएगा। और 2 कार्बन जब निकलेगा तो यहाँ पे किसके फॉर्म में भैया, दैट इज CO2 के फॉर्म में निकलेगा। तो इसलिए टोटल 2 ही CO2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे आपके टीसीएस साइकिल के थ्रू। बात समझ में आई है जो भी मैंने बताया। चलिए, वेरी गुड। इसके साथ-साथ में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि कौन-कौन से वो स्टेप्स हैं जहाँ से NADH निकलता है। तो पहला तो आपको ये ध्यान देना होगा कि TCA साइकिल से टोटल 3 NADH मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके बराबर हो जाएगा 9 ATP मॉलिक्यूल्स। कौन-कौन से स्टेप्स हैं? नंबर पहला, आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज, ये वो एंजाइम है जहाँ से आपका NADH बन रहा है। अल्फा कीटोग्लिसराइड डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम है। और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको याद रखना सो इजी है क्योंकि सारे एंजाइम में जो कि आपका NADH एफएडीएच ये सब बना रहे हैं, उनमें सब में क्या लगा है, डिहाइड्रोजिनेज लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। सो 3 जगह से आपका क्या निकलेगा, दैट इज द NADH। एक जगह से क्या निकलेगा आपका FADH, और एक जगह से क्या निकलेगा, दैट इज द ATP मॉलिक्यूल। तो 3 NADH, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज द 1 FADH और एक GTP मॉलिक्यूल। दिस इज द एनर्जी पूल ऑफ TCA साइकिल। बाकी आपका एक NADH मॉलिक्यूल पहले निकल करके आ चुका है, कहाँ से, पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए। उसको भी आप लोग काउंट करते रहिएगा कि हाँ अभी कैलकुलेशन कराया जाएगा तो आपको पता चलना चाहिए। सो TCA साइकिल के बारे में सारी जानकारी आपकी हो गई। अभी अगर किसी को भी कहीं पे भी किसी भी चीज़ में अगर डाउट है तो आप उसको पूछ लीजिए, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे फटाफट। मैं स्लाइड्स को मूव कर देता हूँ, अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो फटाफट आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये लगे कि हाँ चलो अभी आपने समझ लिया और अच्छे से आपको समझ में आ भी गया। Hopefully आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, एक तो आपके पास ये वाला फिगर होना चाहिए और एक आपके पास ये वाली फिगर होनी चाहिए, ये वाली, जिसमें कि आप ये देख पा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पे रेगुलेशंस हो रहा है टीसी साइकिल का। देखिए पहले कौन-कौन जुड़ा हुआ है फिर बताते हैं। ज्योति है, अनामिका है, रितु है, अमित है और सतीश है। चलिए 5 लोग जुड़े हैं अभी। अ, इस टॉपिक में कोई दिक्कत है किसी को भी? हाँ, 2 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ओके, अभी मुझे आप लोग ये बताइए कि कल के टेस्ट के लिए को लेकर के कुछ डाउट है आप लोगों में से किसी को भी? हाँ, बिल्कुल। आज की जो क्लास हुई है यहाँ तक के कंटेंट आपको टेस्ट टेस्ट पेपर में मिलेंगे।
चलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। सीजीपीटीएम सीएसआईआर दोनों के लिए ही पेपर का फॉर्मेट जो है वो एमसीक्यू से रखा गया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग से लेकर के आज तक की क्लास का पूरा क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। आपके पास टाइम पर्याप्त होगा, और आप जब आपको लिंक दिया जाएगा और उसके लिए जो टाइम अलॉट किया गया रहेगा, उसी टाइम अलॉट के विदिन में आप पेपर को क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। मोस्ट ऑफ टाइम पे होता क्या है कि आप कहीं बाहर होते हैं या बाद में देते हैं, तो फिर वो मतलब ऐसा लगता है कि आप जब एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम देते हैं तो फिर थोड़ी-सी एक पॉज़िटिव वाइब आती है कि चलो अच्छा हमने परफ़ॉर्म करके दिया है। और ऑनेस्टली अपने हिसाब से दीजिएगा, कोई ऐसे इंटरनेट से एक्सेस नहीं करेगा कोई भी चीज़ को कि हाँ देखिए ये वाले क्वेश्चंस का आंसर क्या है। वैसे उस क्वेश्चंस का आंसर आपको इंटरनेट पे मिलेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी आप कोशिश करके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है? और पेपर को डिस्कस हम लोग करेंगे, वहाँ पर आपको सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस दी जाएँगी। लेकिन आप लोग पेपर के लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए, और एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। जो लोग सीजीपीटीएम के लिए जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को देंगे, और इसलिए देंगे क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब उनको पता चलेगा कि हाँ, जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें रिकॉल हैं, कितनी सारी चीज़ें फिट बैठ रही हैं। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि हाँ, हम तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, हमको एमसीक्यूज़ नहीं देना। गलत बात है। आप एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। और अगर वंस एक बार आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी से उसको राइट डाउन कर सकते हैं। अनामिका कुछ बोलना चाह रही है? हम्म। वो पेपर ही अभी तक हम किसी ने ये नहीं बोला कि हमने सॉल्व कर लिया था। जो पेपर मैं खुद डिस्कस करने वाला हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डिजाइन करके दिए थे उसमें। एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, ताकि मुझे भी पता चले ना कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए हैं वो उनका उनके पीछे का लॉजिक क्या है आपका। मेरे लिए हमेशा सिर्फ आंसर सही होना मायने नहीं रखता है। मैं ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि आपने जो आंसर वो लगाया है उसके पीछे का लॉजिक आपका सही है कि नहीं है। कई बारी होता है कि बच्चे आंसर सब सही कर देते हैं लेकिन लॉजिक सही नहीं दे पाते हैं। नहीं। हाँ। मॉलिक्यूलर का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। अच्छा अच्छा। अच्छा, ओके ओके ओके, पहले कल आप लोग ये वाला टेस्ट दीजिए। लिसन लिसन, हम समझ गए आप लोगों की बात को। कल का अभी आप लोग पूरा फ्रेश माइंड से आज की नाइट का और कल के टाइम का देखा, कल 2 बजे टेस्ट आपका रखा गया है, ठीक है ना? कल अगर सब लोगों की अवेलेबिलिटी रहेगी, कहीं कोई जाए मतलब कहीं कोई आउटिंग नहीं रहेगा, तो शाम के दिन टाइम पे हम लोग क्लास रखेंगे जिसमें आपका पहले बायोकेमिस्ट्री पेपर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी पेपर डिस्कस करा देंगे, ठीक है? ठीक है। कल बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है 2 बजे से, जिसमें कि पूरा का पूरा आज तक की क्लास का पूरा बायोकेमिस्ट्री आएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद शाम के टाइम पे क्लास लगाएंगे और उस क्लास में डिस्कस करेंगे पेपर को, जो पेपर आपका हुआ है कल होगा, और इससे पहले जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हुआ है।